लेक्चर नंबर 43, चैप्टर डेरिवेटिव एनालिसिस एंड वैल्यूएशंस, AFM। सो इस लेक्चर को हम स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू गिव यू अ ब्रीफ एंड अ समरी जो हमने अभी तक पढ़ा है। दैट्स नॉट बिकॉज कि ये नॉर्मल रिविजन है, बट व्हाट आई फील नाउ कि ये तुमको बेटर क्लैरिटी देगा। जो इतना दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं लेक्चर डेरिवेटिव एनालिसिस का, आई डोंट फील कि यू गॉट एन क्विक ग्रिप ऑन द कॉन्सेप्ट्स। सो आई विल गिव अ गुड समरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सो व्हाट इज फेयर प्राइस ऑफ फ्यूचर या थियोरेटिकल प्राइस ऑफ फ्यूचर? क्या होता है फेयर प्राइस या थियोरेटिकल प्राइस ऑफ फ्यूचर? द प्राइस ऑफ द फ्यूचर ऑन द डेट ऑफ एंटरिंग ऑफ इनटू द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। जब हम लोग फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हैं उस दिन उस फ्यूचर का जो प्राइस है उसको कहते हैं हम लोग थियोरेटिकल प्राइस या फेयर प्राइस, ठीक है। तो तुम बोलोगे कि भाई एक्चुअल कोटेड ट्रेडिंग प्राइस क्या था? फिर आई टेल। एक्चुअल कोटेड ट्रेडिंग प्राइस वो प्राइस है जो मार्केट में चल रहा है उस फ्यूचर का ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जिस दिन तुम कॉन्ट्रैक्ट खरीदने जा रहे हो उस दिन जो प्राइस है उस फ्यूचर का उसको कहते हैं एक्चुअल ट्रेडिंग कोटेड प्राइस। भाई अभी तुम बोला कि उसको थियोरेटिकल प्राइस बोलते हैं, बताते हैं। अगर क्वेश्चन में तुमको कोटेड ट्रेडिंग प्राइस अगर दिया है ना तो तुम वो ले लो, लेकिन अगर क्वेश्चन में तुमको नहीं बोला है कि मार्केट में वो कैसे चल रहा है उस दिन, तो तुमको वो प्राइस तुमको खुद से निकालना होगा। मतलब तुमको अगर कोटेड प्राइस नहीं दिया है तो तुमको कोटेड प्राइस निकालना होगा, और जो वो प्राइस तुम निकालोगे तो उसको कोटेड प्राइस नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि मार्केट का तो इन्फॉर्मेशन नहीं है तुम्हारे पास। तुम जो प्राइस निकाले हो वो तुम अपने बेसिस पे निकाले हो, तब उसको थियोरेटिकल प्राइस कहेंगे। तो थियोरेटिकल प्राइस और कोटेड प्राइस मे और मे नॉट बी सेम। इट मे बी सेम क्योंकि जो हम अंडरस्टैंडिंग जिस बेसिस पे हम थियोरेटिकल प्राइस निकाले वही अंडरस्टैंडिंग हो सकता है मार्केट निकाला होगा। तो हो सकता है कि कोटेड प्राइस और तुम्हारा थियोरेटिकल प्राइस सेम हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केट कुछ और सोच के कुछ प्राइस कोट किया होगा और तुम्हारे बेसिस से कुछ और प्राइस होना चाहिए। तो हो सकता है कि थियोरेटिकल प्राइस जो तुम निकाले हो वो कोटेड प्राइस के बराबर ना हो, ठीक है। हम लोग थियोरेटिकल प्राइस तब निकालते हैं जब कोटेड प्राइस नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अगर कोटेड प्राइस दिया हुआ है तो बेटर, नहीं दिया हुआ तो थियोरेटिकल प्राइस निकालो, ठीक है। अब थियोरेटिकल प्राइस हम लोग कैसे निकालते हैं? कितना ईजी सा चीज़ है। F इज इक्वल टू S इंटू 1+RT या फिर S इंटू E⁻RT या फिर S इंटू 1+R⁻T, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा टाइप का इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट या मंथली कंपाउंडिंग। करेक्ट। तो हम लोग थियोरेटिकल प्राइस निकालना जानते हैं, और अभी तुमको समझा दें कि एक्चुअल कोटेड ट्रेडिंग प्राइस क्या होता है। और थियोरेटिकल प्राइस हो, कोटेड ट्रेडिंग प्राइस हो, ये कौन सा प्राइस है? दिस इज द प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन द डेट ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अगर हम लोग खरीद रहे हैं एक, तो आज का जिस दिन खरीद रहे हैं उस दिन का जो प्राइस है उसको कहते हैं हम लोग कोटेड प्राइस या थियोरेटिकल या फेयर वैल्यू ऑफ फ्यूचर। ओके। हम लोग थियोरेटिकल प्राइस कैसे निकालते हैं फ्यूचर का? अभी तो तुम बोला S इंटू 1+R और समथिंग, ठीक है। अब तुमको थोड़ा सा डीप से समझाते हैं हाउ टू फाइंड थियोरेटिकल प्राइस ऑफ फ्यूचर। थियोरेटिकल प्राइस कैसे निकाले फ्यूचर का, उससे पहले समझो कि व्हाट इज फ्यूचर। फ्यूचर इज अ टाइप ऑफ डेरिवेटिव वेयर द फ्यूचर इज डिराइविंग इट्स वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट। व्हाट इज फ्यूचर? फ्यूचर एक तरीके का डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव 4 तरीके का होता है, फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन, स्वैप, करेक्ट। तो फ्यूचर भी एक तरीके का डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव क्या होता है? ऐसा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसका वैल्यू हम लोग कोई अंडरलाइंग एसेट से निकाल रहे हैं, करेक्ट। तो फ्यूचर भी एक तरीके का डेरिवेटिव है, तो फ्यूचर का भी कोई एक अंडरलाइंग एसेट होगा, करेक्ट। तो हमारे अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें किस चीज़ का फ्यूचर का बात कर रहे हैं हम लोग? इक्विटी फ्यूचर का। तो इक्विटी फ्यूचर का अंडरलाइंग एसेट कौन सा है? इक्विटी, करेक्ट, ठीक है भाई, करेक्ट। फ्यूचर का हम लोग थियोरेटिकल प्राइस कैसे निकालते हैं? स्पॉट प्राइस इंटू 1+R या फिर जो भी। तो जो स्पॉट प्राइस है वो किस चीज़ का स्पॉट प्राइस है? स्पॉट प्राइस ऑफ द शेयर, स्पॉट प्राइस ऑफ द इक्विटी, स्पॉट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। अगर कोई भी फ्यूचर का तुमको थियोरेटिकल वैल्यू निकालना है तो उसका स्पॉट प्राइस पहले ढूंढना होगा, जो उस फ्यूचर का अंडरलाइंग एसेट है उसका। अगर तुमको अडानी का फ्यूचर का वैल्यू निकालना है तो तुमको अडानी के शेयर का तुमको स्पॉट प्राइस लेना होगा। अडानी का शेयर अगर 10 रुपये पे चल रहा है तो उसका फ्यूचर 12 पे चलेगा। ऐसे तो निकालेंगे अडानी का शेयर का स्पॉट प्राइस 10 रुपीज़ इंटू 1+R समथिंग, तब फ्यूचर का वैल्यू निकलता है ना भाई। तो वहाँ जो स्पॉट रेट हो किस चीज़ का स्पॉट रेट है? शेयर का स्पॉट रेट है। क्यों है?
क्योंकि शेयर है उसका अंडरलाइंग एसेट, और अंडरलाइंग एसेट के ही ऊपर बेस होता है फ्यूचर का वैल्यू या फिर डेरिवेटिव का वैल्यू। तो अंडरलाइंग एसेट के ऊपर बेस क्या हो रहा है, फ्यूचर का वैल्यू। अभी स्पॉट प्राइस 10 रुपये की बेसिस पे तो 12 रुपये का वैल्यू हम निकाल रहे हैं। अभी तुमको समझ में आया कि हम लोग स्पॉट प्राइस किसका लेते हैं, शेयर्स का लेते हैं। फ्यूचर जो स्पॉट प्राइस से जो वैल्यू आ रहा है किस चीज़ का आ रहा है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का या फिर फ्यूचर का थियोरेटिकल वैल्यू आ रहा है। करेक्ट, आ गया समझ में, इजी। अब हम लोग पिछले लेक्चर में एक और चीज़ सीखे थे, क्या कि गेन या लॉस ऑन डूइंग अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करने से हमको क्या गेन या फिर क्या लॉस हो रहा है, इस गेन या लॉस को हम लोग पे ऑफ भी बोलते हैं। करेक्ट करेक्ट, अगर पे ऑफ नेगेटिव में आ रहा है तो वो लॉस है, पे ऑफ अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो मतलब वो गेन है। तो हम लोग कोई भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे गेन या लॉस कैसे करते हैं भाई? गेन लॉस कैसे होता है, जितना भी तुम खरीदोगे जितना पे बेचोगे, अगर ज़्यादा पे बेचोगे तो तुमको प्रॉफिट होगा, कम पे बेचोगे तो लॉस होगा। करेक्ट, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। तो यही कॉन्सेप्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का भी है। जब तुम गेन लॉस निकालते हो, जितना पे खरीदे हो, कितना पे खरीदते हो, कोटेड प्राइस पे। अगर कोटेड प्राइस नहीं दिया हो तो थियोरेटिकल प्राइस ले लो। और बेच कितना पे रहे हो तुम, मेच्योरिटी प्राइस पे। जो प्राइस जिस पे बिकता है उसको कहते हैं हम लोग मेच्योरिटी प्राइस। क्या कहते हैं उसको, मेच्योरिटी प्राइस। ठीक है, अब कोटेड प्राइस और मेच्योरिटी प्राइस को कंपेयर कर लो। अगर तुम गेन या लॉस किस पे डिपेंड करता है कि कौन सा पोजीशन तुम ले रहे हो। अगर तुम लॉन्ग पोजीशन लोगे तो तुमको गेन तब होगा जब मैच्योरिटी प्राइस तुम्हारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कॉन्सेप्ट इजी है। तुम 10 रुपये पे कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हम 10 रुपये में फ्यूचर खरीदेंगे। जिस दिन एक्चुअल फ्यूचर जब मैच्योरिटी आया तो उस दिन दाम हो गया 12 रुपया, लेकिन तुम तो 10 रुपये में खरीद लोगे, अब बेचोगे फिर 12 रुपये में, तो 2 रुपये का प्रॉफिट। ये सब तो कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है तुमको, क्लीन क्लीन। तो गेन या लॉस विल डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ पोजीशन। अगर शॉर्ट पोजीशन है तो मैच्योरिटी प्राइस गिरना चाहिए, तभी तुमको होगा प्रॉफिट। करेक्ट करेक्ट। तो हम लोग गेन या लॉस ऑन फ्यूचर कैसे निकालते हैं, दो चीज़ को कंपेयर करके, कोटेड प्राइस और तुम्हारा मैच्योरिटी प्राइस। इजी इजी। एक और तरीका है तुमको गेन या लॉस निकालने का, क्या, जितना का भी तुम फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट किए हो, जैसे कि मान लेते हैं कि 10,000 रुपये का तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है, एक फ्यूचर था 10 रुपये का, तुम एक फ्यूचर था 10 रुपये का, तुम खरीदा 2 लॉट। एक लॉट में आता है तुम्हारा 10 को फ्यूचर, तो 10 × 10 100, 100 + 100 200। तुम 200 फ्यूचर खरीदे हो ऑफ 10 रुपीज़, मतलब तुम्हारा जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो कितने का है, 2000 का। 200 × 10 2000 का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि मैच्योरिटी प्राइस क्या है, कोटेड प्राइस तो दिया हुआ है 10 रुपये तो दिया हुआ है तुमको, मैच्योरिटी प्राइस तुमको नहीं दिया हुआ है, तो तुम क्या करोगे, बहुत ईजी है। तुमको क्वेश्चन में एक और चीज़ देगा कि भाई हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हमारा जो फ्यूचर है उसमें राइज या फॉल कितना हुआ है, बोलेगा 2% राइज इन फ्यूचर हुआ है। तो जितना का तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है उसका 2% राइज हो गया, उसमें 2000 का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर 2% राइज हुआ है तो मतलब 40 रुपया, 40 रुपये का गेन है तुम्हारा, क्योंकि राइज हुआ है। लेकिन गेन कब होगा, जब तुम लॉन्ग लिए हो, क्या उसको कहते हैं, लॉन्ग पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन लोगे और तब फ्यूचर में राइज हो गया, तब वो तुम्हारे लिए क्या है, लॉस है। करेक्ट। तो गेन लॉस कैसे निकालते हैं, दो तरीका, या तो कंपेयर कर लो कोटेड प्राइस और मेजॉरिटी प्राइस को, या फिर क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ रहेगा कि कितना राइज या फॉल हो रहा है तुम्हारा फ्यूचर में, उस बेसिस पे निकाल सकते हो। थिंकिंग, हैविंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड कंसिडरिंग द पोजीशन टेकन, ऑन दैट बेसिस तुम गेन या लॉस निकाल सकते हो। इजी इजी। अब हम लोग आते हैं लेक्चर नंबर किस पे, 43 पे। ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग अब शुरू करते हैं 8 मिनट 40 सेकेंड रिवीजन के बाद। चलो, आज का टॉपिक का नाम है हेजिंग यूजिंग फ्यूचर्स। तुमको फ्यूचर को यूज करके हेज करना है। व्हाट इज हेजिंग, सोचो। हेजिंग इज यूज टू मिटिगेट द रिस्क। हेजिंग वो लोग करता है जिसको डर रहता है कि अपना डर किस चीज़ का, रिस्क है, तभी डर है तो उसको कि भाई हो सकता है कि हम शेयर खरीदे हुए 10 रुपये का, आज से 1 महीना के बाद पता चला शेयर का दाम 10 रुपये से गिर गया 5 रुपया हो गया, तो उसको डर लग रहा है कि 5 रुपये का उसका दाम गिर जाएगा, तो रिस्क है उसके पास कि 5 रुपया दाम गिर सकता है, तो वो हेजिंग करेगा। हेजिंग क्या होता है, टू मिटिगेट द रिस्क, अपने आप को रिस्क से बचाने के लिए वो हेज करेगा। क्या हेज करेगा, बोलेगा कि भाई कोई आदमी को पकड़ लेगा, बोलेगा कि सुनो हम तुमको 8 रुपये में बेचेंगे, इवन तो उस दिन का मार्केट प्राइस कुछ भी हो, हमको उससे मतलब नहीं है, हम तुमको 8 रुपये में बेचेंगे। सामने वाला सोच रहा होगा कि हो सकता है शेयर का दाम बढ़ जाए मार्केट में, 10 रुपये से 12 रुपया हो जाए, लेकिन ये आदमी तो 8 रुपये में दे रहा है हमको, तो खरीद लेंगे, तो दोनों आदमी के लिए प्रॉफिटेबल हो जाता है। दोस्तों क्या कहते हैं, हेजिंग। हम लोग अभी सीखने वाले हैं फ्यूचर को यूज करके हेज कैसे करते हैं। फ्यूचर को यूज करके कोई हेज कैसे कर सकता है भाई, क्या कॉन्सेप्ट है, रुको समझाते हैं।
देखो एक कॉन्सेप्ट लेते हैं हम लोग किस चीज़ का, कि तुम्हारे पास यही अडानी का शेयर है, तुम्हारे पास अडानी का शेयर है, उसका दाम है 10 रुपया, ठीक है, ठीक है। तुमको लगता है कि 10 रुपये से गिर के वो हो जाएगा 5 रुपये का, ठीक है, ठीक है भाई। तो हमारे पास एक ऑप्शन था कि तुम दूसरे आदमी के साथ एक फॉरवर्ड, ये मतलब डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव बोल रहे हैं, फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे कि भाई उस दिन एट अ प्री फिक्स प्राइस हम आपको बेच देंगे, 8 रुपये में बेच देंगे। एक वो तरीका था। दूसरा क्या तरीका है कि तुम फ्यूचर को यूज़ करके हेज कर सकते हो अपने आप को। कैसे बताते हैं। तुम क्या करो, तुम मार्केट में जाओ और एक फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट करो। क्या फ्यूचर का क्या कॉन्ट्रैक्ट करोगे? फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट करो, तुम शॉर्ट सेलिंग का शॉर्ट पोजीशन ले लो। क्यों? मतलब कैसे भी नहीं, सुनो क्यों। तुम्हारे पास 10 रुपये का शेयर था, मतलब तुम लॉन्ग पोजीशन लिए हुए थे, तुम शेयर खरीदे हो। शेयर खरीदना मतलब होता है लॉन्ग पोजीशन बाई। तो तुम लॉन्ग पोजीशन रखे हो शेयर्स पे, ठीक है। तुम मार्केट में गया और फ्यूचर ले लिया शॉर्ट पोजीशन का। तुम बोला कि अगर 10 रुपये के नीचे अगर प्राइस जाएगा ना फ्यूचर का, अगर फ्यूचर का 10 रुपये के नीचे प्राइस जाएगा तो हमको गेन होगा, अगर फ्यूचर का दाम ऊपर जाएगा तो हमको लॉस हो जाएगा, क्योंकि हम शॉर्ट पोजीशन लिए हैं। करेक्ट, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। अभी तुमको फिर से एक ब्रीफ दे देते हैं कि हम शॉर्ट पोजीशन पे गेन कैसे होगा। भाई शॉर्ट पोजीशन का मतलब क्या होता है कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि हम फ्यूचर को बेचेंगे 10 तारीख को ऑन अ प्री फिक्स डेट। आगे फ्यूचर डेट पे हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट किए हैं कि उस दिन तुमको इतना प्राइस से बेच देंगे, ठीक है। तो हम शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं। हम बोल रहे हैं आज के दिन हम बैठ के बोल रहे हैं कि भाई आज से 2 महीना बाद ये वाला फ्यूचर, हम अगर फ्यूचर तुमको हम अगर 10 रुपये के नीचे क्या है ना तो तुम प्रॉफिट, सामने वाला क्या बोलते हैं, जस्ट अ मिनट, ओके फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, शांति से। हाँ, फ्यूचर शॉर्ट पोजीशन लेना क्या होता है? शॉर्ट पोजीशन लेना का मतलब होता है कि हम बेचेंगे, ठीक है। फ्यूचर पे शॉर्ट पोजीशन लेने का मतलब क्या होता है कि ऑन अ प्री फिक्स डेट, कोई पहले से डेट फिक्स डेट पे हम लोग बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि उस दिन हम तुमको बेचेंगे। भले ही मेरे पास उसका फ्यूचर का एसेट नहीं है मेरे पास, लेकिन हमको उस दिन बेचना है, तो उस दिन बेचने के लिए हमको खरीदना पड़ेगा। करेक्ट। तो हम क्या किए, हम शॉर्ट पोजीशन ले लिए फ्यूचर का। हमको प्रॉफिट कब होगा फ्यूचर पे? जब फ्यूचर का दाम गिर जाएगा। हम फ्यूचर पे कॉन्ट्रैक्ट किए कि 10 रुपये का फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं, ठीक है, कि ये फ्यूचर हम आपको बेचेंगे 10 रुपये में। डन। जिस दिन मेच्योरिटी आ रहा है उस दिन प्राइस हो गया 9 रुपया, तो हम तो उसको सामने वाले पे 10 रुपये में बेच देंगे। और मतलब बेचने से पहले हमको खरीदना होता है, 9 में खरीदेंगे और 10 रुपये में बेच देंगे, तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। करेक्ट। अब आते हैं हम लोग, ये तो तुमको समझाया कि शॉर्ट पोजीशन से प्रॉफिट कैसे होता है। जब शॉर्ट पोजीशन में प्रॉफिट कब होगा? जब प्राइस गिर जाएगा। इजी। हमारे केस में क्या था कि हम अडानी का शेयर पे लॉन्ग पोजीशन लिए हुए थे, मतलब हम खरीदे हुए थे। तो अगर हमको डर लग रहा है कि 10 रुपये से दाम गिर जाएगा, 10 रुपये से वो 9 रुपया अगर हो जाएगा, 1 रुपया वो गिर जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट पोजीशन ले लेंगे। हम ये फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पोजीशन पे लेंगे। हम बोलेंगे, अगर वहाँ जाके बोलेंगे कि 10 रुपये के अगर नीचे जाएगा ना, वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ले लेंगे। शॉर्ट पोजीशन क्यों लेंगे? ये सोच के कि 10 रुपये के अगर नीचे जाएगा पैसा तो फ्यूचर में तो हमको प्रॉफिट हो जाएगा। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हमको अगर प्रॉफिट हो जाएगा, अगर हम शॉर्ट पोजीशन लिए हैं, एक वहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर एक्चुअल शेयर्स में अगर फ्यूचर शेयर्स में जो प्राइस है अगर वो गिर जाता है तो वहाँ पे हमको लॉस है। 10 रुपये का मेरे पास शेयर था, वो गिर गया 1 रुपये से, तो 9 रुपये का हो गया, तो हमको शेयर्स में लॉस हो गया। लेकिन हम एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी किए हुए थे, वहाँ लिए थे शॉर्ट पोजीशन कि अगर वहाँ गिरेगा तो वहाँ प्रॉफिट होगा। तो वहाँ यहाँ पे जैसे मार्केट में 10 से 9 आया तो फ्यूचर का भी दाम गिरेगा, तो भी 10 से 9 आया, तो 1 रुपये वहाँ हमको प्रॉफिट हो गया, क्योंकि वहाँ शॉर्ट पोजीशन लिए थे। तो फ्यूचर पे 1 रुपये का गेन हो गया, यहाँ शेयर्स पे 1 रुपये का लॉस हो गया। क्रॉस करोगे 0 रुपीज़, हमको ना प्रॉफिट ना गेन, कुछ नहीं हुआ। तो जो हमको डर लग रहा था कि हमको लॉस होगा 1 रुपये का, खत्म हो गया वो लॉस हुआ ही नहीं। ये कॉन्सेप्ट था कि हाउ कैन यू हेज यूजिंग फ्यूचर्स। अभी तुम 1 रुपये का जो रिस्क था वो हेज कर गया फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट में अति करके। इजी। अब एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं कि हम शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं शेयर्स पे। हम बोल रहे हैं किसी आदमी के साथ बोलेंगे कि भाई हम 10 तारीख को तुमको शेयर बेचेंगे 20 रुपये में, ठीक है। तुमको डर लग रहा है कि हो सकता है कि शेयर्स का दाम उस दिन 20 रुपया से गिर के हो गया तुम्हारा 18 रुपया, ठीक है। करेक्ट। तुम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हो कि भाई 20 रुपया के अगर नीचे गया, क्या उसको कहते हैं,
शांत, तुम शेयर्स पे क्या हुआ, शॉर्ट पोजीशन लिए हुए हो, मतलब तुम किसी को बोले हो कि हम तुमको 20 रुपये में बेच देंगे, लेकिन तुमको लॉस कब होगा, जब मार्केट में 20 रुपये से ऊपर दाम चला जाएगा। तो मेरे पास ही शेयर है और हम उसको क्या बोल रहे हैं, मेरे पास शेयर्स है, हम बोल रहे हैं कि हम तुमको 20 में बेचेंगे, लेकिन जिस दिन बेचने के उस दिन पता चला 22 रुपये शेयर का दाम हो गया, तब तो हमको 2 रुपये का लॉस हो गया। तो ये वाला चीज़ को हम कैसे हेज करें, ये जो रिस्क है उसको हेज करने के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे फ्यूचर मार्केट में और फ्यूचर मार्केट में एक नया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे लॉन्ग पोजीशन का। मतलब हम बोलेंगे कि अगर फ्यूचर का दाम अगर 20 रुपये से ऊपर गया तो हमको प्रॉफिट होगा। तो अगर मार्केट में एक्चुअल में क्या होता है कि शेयर का दाम 20 रुपये से 22 रुपये हो जाता है, तो शेयर तो हमको 20 में ही बेचना पड़ेगा, तो वहाँ पे हमको 2 का लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट में जैसे ही 20 से 22 हुआ तो फ्यूचर का भी दाम 20 से 22 हो जाएगा। तो जब अगर फ्यूचर का दाम 20 से 22 हुआ तो 2 रुपये का वहाँ हमको गेन हो गया, क्योंकि वहाँ हम लिए थे क्या, लॉन्ग पोजीशन। करेक्ट। फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन लेना मतलब हम पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते कि हम 20 में खरीदेंगे, लेकिन उस दिन तो मार्केट में दाम 22 रुपया था, तो 22 रुपये का सामान हमको 20 रुपये में मिल गया, तो वहाँ 2 रुपये का गेन हो गया। यहाँ पे क्या हुआ था, 22 रुपये का मार्केट में दाम था, हम 20 रुपये में बेच दिए, तो 2 रुपये का लॉस, 2 2 0, फिर से सेट ऑफ। तो हेजिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि फ्यूचर अगर हमको रिस्क है, हमको अगर डर लग रहा है शेयर्स में कि शेयर का दाम ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, तो उसके लिए हम अपने आप को हेज कर लेते हैं। क्या चीज़ को यूज़ करके, फ्यूचर्स को यूज़ करके। तो यही कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों को पढ़ना है और उसका समझना कि कैसे कैसे कैलकुलेशन होता है। तो द टॉपिक इज हेजिंग यूजिंग फ्यूचर्स। जब भी तुम हेजिंग करने जाओगे तो तुमको फ्यूचर पे कौन सा पोजीशन लेना हो कैसे समझोगे। बहुत ईजी है भाई। अगर तुम्हारा शेयर से पोजीशन लॉन्ग का पोजीशन है तो तुम्हारा फ्यूचर का जो पोजीशन होगा वो शॉर्ट होना चाहिए, और अगर शेयर्स पे अगर शॉर्ट पोजीशन है तो फ्यूचर पे लॉन्ग पोजीशन होना चाहिए। क्यों भाई, अभी तुमको समझाए थे ना। अगर हम शेयर्स पे मेरा लॉन्ग पोजीशन है, मतलब हम सोच रहे हैं हम खरीदे हुए हैं, तो हमको डर है कि प्राइस गिर जाएगा। करेक्ट। तो हम फ्यूचर में जाके शॉर्ट पोजीशन ले लेंगे कि अगर वहाँ प्राइस सही में अगर गिर गया तो हमको फ्यूचर में गेन हो जाएगा और शेयर्स में लॉस हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। अगर तुमको जीरो करना है तो क्या करना होगा, तो अगर तुमको वैल्यू जीरो करना है तो एक आदमी को इधर से एक आदमी को इधर से लाओगे, तभी तो यहाँ पे एंड में जीरो वैल्यू आ जाएगा। अगर दोनों आदमी एक ही तरीके पे चलेगा, दोनों लॉन्ग पोजीशन में, शेयर्स भी लॉन्ग पोजीशन, फ्यूचर्स भी लॉन्ग पोजीशन, तो दोनों तरफ जाओगे तो फिर या तो पूरा गेन या तो पूरा लॉस हो जाएगा। ईजी है। तो अगर हमको हेज करना है अपने आप को तो हमको फ्यूचर पे उल्टा पोजीशन लेना होगा, डिपेंडिंग ऑन कि किस चीज़ कौन सा पोजीशन हम लोग शेयर्स में लिए हुए हैं। ठीक है। एक और चीज़ समझाते हैं। शेयर मार्केट को कहते हैं हम लोग कैश मार्केट। कौन सा मार्केट, कैश मार्केट। और फ्यूचर मार्केट को हम लोग कहेंगे तुम्हारा डेरिवेटिव मार्केट। ठीक है, ठीक है। तो कैश मार्केट में अगर हम लोग लिए हुए हैं लॉन्ग पोजीशन, तो फिर डेरिवेटिव मार्केट में हम लोग ले लेंगे शॉर्ट पोजीशन, और शॉर्ट पोजीशन अगर कैश मार्केट में तो लॉन्ग पोजीशन ले लेंगे डेरिवेटिव मार्केट में। इजी इजी। हाँ, अब हम लोगों को कुछ स्टेप्स सिखाया गया है। ठीक है। अच्छा ठीक है, स्टेप सीखने से पहले हम अपना तरीका से पढ़ाते हैं। ठीक, इजी। लेकिन भाई ऐसा भी तो हो सकता है, अभी तो तुमको बोलने के लिए बोल दिए कि शेयर्स अगर 20 से 22 गया तो फ्यूचर तुम्हारा भी 20 से 22 ही जाएगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी थोड़ी है। शेयर्स और फ्यूचर एकदम ज़रूरी है एकदम सेम कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही ऊपर नीचे जाता है, नहीं हो सकता है ना। हो सकता है कि शेयर 20 से 22 गया तो फ्यूचर तुम्हारा 20 से 21 ही जाए, या 20 से 24 चला जाए, कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है अगर 20 से 21 अगर गया फ्यूचर तो वहाँ पे 1 रुपये का गेन हुआ तुमको, लेकिन यहाँ कैश मार्केट में तो 2 रुपये का लॉस हो जाएगा तुम्हारा। तो प्रॉपर 100% हेजिंग नहीं होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा क्या उसको कहते हैं, जो इन्वेस्टर है वो बोल रहा है कि भाई हमको डर लग रहा है लेकिन इतना भी डर नहीं लग रहा है, तो हम थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। तो उसके पास 20 रुपये का शेयर था, वो जाके सिर्फ 15 रुपये का फ्यूचर खरीदा। ठीक है, 15 रुपये का फ्यूचर खरीदा। तो भाई 20 रुपये से अगर 20 से अगर 22 जाएगा तो 15 से कितना जाएगा, 17 ही जाएगा ना, तब भी तो 3 रुपये का तो इसको लॉस हो ही जाएगा। करेक्ट। तो डिपेंडिंग ऑन इन्वेस्टर का सिचुएशन या फिर उसका थिंकिंग या फिर मार्केट, तो हेजिंग से सीधा 100% आप फ्यूचर से आप 100% हेजिंग नहीं कर सकते हैं। डिपेंड करता है बहुत सारे रीजन पे, इन्वेस्टर का या फिर मार्केट का। करेक्ट करेक्ट। तो एक और पॉइंट आता है क्या, यही वाला कि भाई अगर 100% हेजिंग नहीं हो रहा है तो हेजिंग, हम तो सोच रहे हेजिंग होगा तो 2 से 2 0, तो 0 हमको कोई गेन कोई लॉस नहीं होगा अगर हेजिंग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है कि मार्केट ऊपर नीचे चला जाए, इन्वेस्टर का कुछ भी थिंकिंग हो, तो कुछ गेन या कुछ लॉस होगा हेजिंग की वजह से। कैसे, देखो एक एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल नहीं फॉर्मूला बताते हैं कि हम लोग हेजिंग की वजह से गेन या लॉस कैसे निकालते हैं।
गेन लॉस ऑन शेयर, शेयर की वजह से कितना गेन लॉस हो रहा है, उसको कंपेयर करो गेन लॉस ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अगर शेयर में 20 से अगर 22 गया है तो तुम अगर जैसे कि तुम शेयर्स पे लिए हुए थे लॉन्ग पोजीशन, तो 20 से 22 गया मतलब 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अगर तुमको डर था कि शेयर का दाम गिर जाएगा, 20 से 18 हो जाएगा, तो तुम फ्यूचर पोजीशन पे फ्यूचर का में कौन सा पोजीशन लियोगे, शॉर्ट पोजीशन। तो लेकिन जब शेयर्स में 20 से 22 गया तो फ्यूचर भी 20 से ऊपर गया होगा, करेक्ट बात है। लेकिन तुम तो शॉर्ट पोजीशन लिए हुए था, तो उल्टा हो गया, तुम्हारे लिए लॉस हो गया। करेक्ट करेक्ट। तो गेन लॉस ऑन शेयर 20 से 22, 2 का गेन हो गया। गेन लॉस ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैसे निकाले हम लोग कि 20 से वो 22 चला गया तो 2 रुपये का हमको वहाँ लॉस हो गया, तो 2 2 0 कर दिए, करेक्ट। लेकिन हो सकता है ना कि गेन लॉस ऑन फ्यूचर हो सकता है 20 से 24 हो जाए, तो वहाँ पे हमको 4 रुपये का लॉस हो जाए, क्योंकि वहाँ शॉर्ट पोजीशन लिए हुए थे। और यहाँ पे शेयर 20 से 22 ही गया तो 2 रुपये का गेन हुआ। तो जब दोनों को कंपेयर करोगे तो तुमको नेट कितना गेन या लॉस हुआ, तुमको नेट लॉस हुआ 2 रुपये का, 2 रुपये का गेन और 4 रुपये का लॉस। 2 रुपये का गेन हुआ शेयर्स पे, 4 रुपये का लॉस हुआ फ्यूचर्स पे, तो तुम्हारा नेट लॉस कितना हुआ, 2 रुपये का। यही हम लोगों को अभी निकालने मिलेगा क्वेश्चन में कि हेजिंग की वजह से तुमको कितना गेन या लॉस हुआ। हेजिंग यूजिंग फ्यूचर तुमको गेन कितना हुआ, लॉस कितना हुआ। नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है ना। हम अपना फ्यूचर में क्यों एंटर किए थे, क्योंकि हमको हेज करना था अपना रिस्क। लेकिन हो सकता है कि 100% हेज ना कर पाए, पूरा सीधा हमको नेट गेन लॉस 0 ही आए, ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी तरीका से। शेयर्स पे कितना गेन लॉस हुआ है, फ्यूचर पे कितना गेन लॉस हुआ है, दोनों कंपेयर कर लो, तुमको पता चल जाएगा कि कितना गेन है कितना लॉस हुआ है तुमको ड्यू टू हेजिंग। करेक्ट करेक्ट। अब थोड़ा सा तुमको समझाता है, अभी तो इजीली तुमको समझाते कि शेयर्स का तुम 20 से 22 चले गए, तो क्वेश्चन में जरूरी नहीं है तुमको सीधा बोलेगा कि तुम 20 पे शेयर खरीदे थे और जिस दिन मेच्योरिटी हो रहा है फ्यूचर का उस दिन शेयर्स का दाम 22 रुपया हो गया। ऐसा जरूरी तो नहीं है कि तुमको दे देगा तो तुम आराम से गेन लॉस निकाल दोगे। उसके लिए तरीका है, उसके लिए 2-3 वो मेथड है निकालने का। तो पहले बात करते हैं गेन लॉस ऑन शेयर। शेयर पे गेन लॉस कैसे निकालेंगे, नॉर्मल इजी कॉन्सेप्ट है, जितना पे खरीदे और कितना पे बेच रहे हो। तुम खरीदोगे तुम किस पे, करंट मार्केट प्राइस पे, CMP पे। बेचने जाओगे तो उस दिन का अलग MPS होगा, तो दोनों का कंपेयर करो तो आ जाएगा। तो एक तरीका, अगर क्वेश्चन में ये डेटा दिया हुआ है 2 को, CMP और MPS। लेकिन अगर क्वेश्चन में CMP और MPS नहीं दिया हुआ है तब कैसे निकालोगे, तो तुम्हारे क्वेश्चन में दिया होगा कि, अच्छा ये बताने से पहले तुमको एक और बात बता देते हैं क्या, कि सिर्फ एक शेयर पे हो सकता, हम लोग जरूरी थोड़ी कि एज एन इन्वेस्टर मेरे पास सिर्फ एक शेयर हो, मतलब एक कंपनी का शेयर, जैसे कि अडानी का शेयर हो मेरे पास, और सिर्फ हम अडानी के शेयर की वजह से अडानी का हम फ्यूचर खरीद रहे हैं उसको हेज करने के लिए। हो सकता है मेरे पास हम इन्वेस्टर, मेरे पास पोर्टफोलियो हो, तो अडानी हो, रिलायंस हो, टाटा हो, सब हो, अलग अलग कंपनी का हो, तो मेरे पास पूरा पोर्टफोलियो होगा, तो हमको पूरा पोर्टफोलियो को हेज करना होगा। करेक्ट। तो पूरा पोर्टफोलियो का अलग से हमको पूरा फ्यूचर देना होगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम टाटा का भी जाके फ्यूचर खरीदेंगे, जैसे अगर मेरे पोर्टफोलियो में टाटा, रिलायंस और अडानी है तो हम अलग अलग जाके फ्यूचर नहीं खरीदेंगे। हम लोग कोई एक कंपनी का या फिर कोई भी चीज़ का जो हमको लग रहा है सही, उस कंपनी का हम फ्यूचर खरीद लेंगे। ठीक है ठीक है। तो जैसे इस कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। तो अगर तुमको निकालना होगा, अगर जैसे कि हमारे पास पोर्टफोलियो था, तो जब तुम गेन लॉस ड्यू टू हेजिंग निकाल रहे हो तो तुमको पोर्टफोलियो पे गेन लॉस कितना हुआ और फ्यूचर पे कितना गेन लॉस हुआ वो निकालना होगा। तो पोर्टफोलियो पे गेन लॉस कैसे निकालेंगे, ईजी है। तुमको क्वेश्चन में 2 चीज़ दिया होगा कि कितना का पोर्टफोलियो है, 1 करोड़ का हो सकता है, 1 करोड़ का तुम्हारा पोर्टफोलियो, टाटा और बिरला, टाटा, रिलायंस और अडानी मिला के तुम्हारे पास 1 करोड़ का शेयर है। और तुमको एक और चीज़ देगा क्वेश्चन में कि डेट ऑफ मेच्योरिटी के दिन, जिस दिन फ्यूचर मेच्योर हो रहा है उस दिन तुम्हारा शेयर मार्केट में, मतलब शेयर मार्केट में या शेयर मार्केट में नहीं, शेयर पोर्टफोलियो जो तुम्हारा पोर्टफोलियो है उसमें कितना परसेंटेज राइज या लॉस हुआ है। दैट इज, अगर तुम्हारा क्वेश्चन में बोलेगा कि 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है तुम्हारे पास और डेट ऑफ मेच्योरिटी पोर्टफोलियो में 10% का गेन है, दैट इज राइज है। अगर 10% का राइज है मतलब तुमको गेन हुआ है, तो टोटल गेन कितना हुआ, 1 करोड़ इंटू 10%, तो तुम्हारे पास 10 लाख का गेन हुआ। तो गेन ऑन शेयर निकल गया तुम्हारा 10 लाख। इजी इजी। इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ था कि कितना पे खरीदते हो और कितना पे बेच रहे हो, ये ना देके सीधा बोल दिया कि शेयर्स पे इतना गेन हो रहा है, मतलब शेयर पे इतना राइज हो रहा है। ठीक है, इजी इजी। लेकिन अगर शेयर राइज हो रहा है, शेयर जो तुम्हारा पोर्टफोलियो है उसका वैल्यू राइज हो रहा है, लेकिन तुम लिया होता शॉर्ट पोजीशन, तो अगर वैल्यू राइज हो रहा था तो तुमको लॉस हो गया। तो पोजीशन आपको याद रखना कि कौन सा पोजीशन है, डिपेंडिंग ऑन दैट ओनली तुम पता चलेगा कि अगर मार्केट में राइज हो रहा है तो हमको क्या होगा, मार्केट में फॉल हो रहा है तो हमको क्या होगा। इजी इजी।
एक और मेथड है, क्वेश्चन में हो सकता है कि तुमको जो भी तुम्हारा पोर्टफोलियो है उसका राइज या गेन तुमको नहीं, राइज या लॉस नहीं दिया हुआ है, राइज या फॉल नहीं दिया हुआ है, तब तुम कैसे निकालोगे कि तुमको शेयर्स पे कितना गेन या लॉस हुआ है, उसका भी तरीका है। अगर क्वेश्चन में तुमको पोर्टफोलियो का अगर राइज फॉल नहीं दिया होगा तो तुमको मार्केट का राइज फॉल दिया होगा। तो भाई पोर्टफोलियो और मार्केट में क्या डिफरेंस? अरे डिफरेंस है ना भाई। बीटा का कॉन्सेप्ट क्यों आया था? मार्केट अगर 10% से बढ़ रहा है तो हो सकता है कि तुम्हारा पोर्टफोलियो सिर्फ 8% से बढ़े या 18% से बढ़े। बीटा वही भी जाता है ना कि मार्केट और पोर्टफोलियो के बीच का रिलेशन क्या है, मार्केट या शेयर के बीच का रिलेशन क्या है, करेक्ट। तो अगर सीधा अगर तुमको बोला कि मार्केट अगर 10% से बढ़ा है तो जरूरी तो नहीं है कि तुम्हारा शेयर्स भी उतना ही % से बढ़ा होगा, मतलब जो तुम्हारा पोर्टफोलियो उतना से % से बढ़ा होगा, करेक्ट है। मार्केट बोल रहा है कि 20% से राइज हुआ है तो क्या तुम्हारा पोर्टफोलियो भी 20% से राइज होगा? हो सकता है कि वो 25% से राइज हुआ या हो सकता है उसी 15% से राइज हुआ होगा, डिपेंडिंग ऑन द बीटा, करेक्ट करेक्ट। तो अगर क्वेश्चन में तुमको राइज या फॉल इन तुम्हारा पोर्टफोलियो अगर नहीं दिया हुआ है तो क्वेश्चन में राइज या फॉल इन मार्केट दिया होगा और उसके साथ क्या दिया होगा? बीटा ऑफ योर पोर्टफोलियो दिया होगा। तो अब तुम निकाल सकते हो ना कि तुम्हारा शेयर्स पे कितना हुआ है। ईजी है। राइज या फॉल अगर मार्केट में दिया है 10% और तुम्हारे पास पोर्टफोलियो का बीटा है, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो है, तो अगर मार्केट अगर 10% बढ़ रहा है तो उसको अगर मल्टीप्लाई करोगे बीटा से तो उससे पता चल जाएगा कि तुम्हारा जो आती है क्या उसको कहते हैं पोर्टफोलियो है वो कितना से बढ़ेगा, करेक्ट। अगर बीटा 2 है तो अगर बीटा 2 है और तुम्हारा मार्केट बढ़ रहा है 10% से तो तुम्हारा पोर्टफोलियो कितना से बढ़ेगा? 10 × 2 20% से तुम्हारा बढ़ेगा, करेक्ट करेक्ट। तो उस केस में अगर तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है सीधा मार्केट का राइज फॉल और पोर्टफोलियो का बीटा, तब तुम कैसे निकालोगे लॉस या गेन ऑन शेयर्स वाइल कंपेयरिंग शेयर का गेन लॉस और फ्यूचर का गेन लॉस? तो उस टाइम शेयर का गेन लॉस कैसे निकालोगे? बहुत ईजी है मेरे भाई। जितना का भी तुम्हारा पोर्टफोलियो उसको मल्टीप्लाई, जितना का पोर्टफोलियो है ना उसको तुमको मल्टीप्लाई करना होगा किससे? बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इनटू मार्केट में कितना राइज %, मार्केट में कितना राइज या फॉल हुआ है। इसको तुम उल्टा तरीका से देख सकते हो क्या? मार्केट में अगर 10% से राइज हुआ है तो उसको मल्टीप्लाई करोगे बीटा से तो तुमको पता चलेगा कि तुम्हारा पोर्टफोलियो कितना से राइज होगा। तो अगर मार्केट 10% से राइज हो रहा है, बीटा 2 है, तो 10 × 2 कर दो 20%। अभी दोनों को ब्रैकेट में रख दो, मतलब ब्रैकेट में कर दिया 10 × 20, 10 × 2 20%, और 20% को मल्टीप्लाई कर दो शेयर पोर्टफोलियो से, तो पूरा शेयर पोर्टफोलियो में कितना गेन या लॉस हुआ है तुमको पता चल जाएगा। इजी। तो 3 मेथड है निकालने का, गेन या लॉस ऑन शेयर्स। और गेन या लॉस ऑन शेयर्स कब निकाल रहे हैं? जब हमको देखना है कि हेजिंग की वजह से क्या हमको प्रॉफिट हुआ है कि नहीं, करेक्ट। तो 3 मेथड क्या है? पहला मेथड अगर तीनों मेथड डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स गिवन इन क्वेश्चन है कि कौन सा मेथड लगेगा, फैक्ट्स बताएगा। अगर फैक्ट तुमको क्वेश्चन में सीधा बोल दिया है कि हम खरीदे 10 रुपये पे, बेच रहे 2 रुपया 12 रुपया पे, तो 2 रुपये का प्रॉफिट है, तुम वैसे गेन लॉस निकाल सकते हो। अगर क्वेश्चन में तुमको CMP और MPS नहीं दिया हुआ है तो तुमको क्वेश्चन में दिया होगा कि तुम्हारा पोर्टफोलियो कितना ऊपर या नीचे जा रहा है, तो वैसे निकाल सकते हो। अगर तुमको क्वेश्चन में पोर्टफोलियो ऊपर या नीचे कितना से जा रहा है नहीं बताया हुआ है, तुमको ये बोलेगा कि मार्केट कितना ऊपर नीचे जा रहा है, और उसके साथ ये बोलेगा कि तुम्हारा पोर्टफोलियो का बीटा कितना है। तीनों मेथड निकाल सकते हो। ईजी ईजी। ओके, तो तो अभी हमने निकाला है गेन या लॉस ऑन शेयर्स। क्यों निकाल रहे थे? क्योंकि हमको कंपेयर करना था कि शेयर्स पे कितना गेन लॉस हो रहा है और फ्यूचर पे कितना गेन लॉस हो रहा है, तभी तो पता चलेगा कि हेज करने की वजह से हमको कितना गेन लॉस हुआ, करेक्ट। तो शेयर्स वाला सीखा, अब फ्यूचर का बात करते हैं। फ्यूचर पे गेन लॉस कैसे निकालते हैं भाई? अभी सीखे थे ना स्टार्ट में 8 मिनट के रिविजन में कि कोटेड प्राइस और मैच्योरिटी प्राइस को कंपेयर करो, पता चल जाएगा कि तुमको गेन हुआ है लॉस हुआ है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा टाइप का तुम पोजीशन लिए थे, करेक्ट। एक तो वो मेथड है। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड दिया हुआ है पेज नंबर 579 पे। क्या है 579? देखो, पेज 579 पे क्या दिया हुआ है? गेन लॉस ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट निकालने का फॉर्मूला जो हम बोले हुए थे पहले, जो अभी हम जस्ट बोले, कोटेड प्राइस माइनस मैच्योरिटी प्राइस। तो ये तो एक फ्यूचर का हुआ। तुमको अगर पूरा कॉन्ट्रैक्ट का निकालना है तो कैसे करोगे? एक फ्यूचर पे कितना हुआ, एक लॉट में कितना हुआ और कितना लॉट है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो पूरा फ्यूचर पे कितना हुआ वो समझ में आ जाएगा, करेक्ट करेक्ट। तो एक मेथड है निकालने का। लेकिन अगर क्वेश्चन तुमको कोटेड प्राइस सिर्फ दिया रहा है और मैच्योरिटी प्राइस दिया ही नहीं रहेगा तो सिर्फ कोटेड प्राइस है, मैच्योरिटी प्राइस है नहीं, तो कंपेयर किससे करोगे कि गेन या लॉस निकालोगे? तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा फिर कि किससे गेन या किससे लॉस हो रहा है, मतलब कितना गेन या कितना लॉस हो रहा है, क्योंकि कंपेयर करने के लिए मैच्योरिटी प्राइस दिया ही नहीं है। तो अगर क्वेश्चन अगर मैच्योरिटी प्राइस नहीं दिया होगा तो तुम्हारे क्वेश्चन में
तुमको दूसरा इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। क्या इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा? तुमको बोल देगा कि फ्यूचर्स कितना से राइज या कितना से फॉल हुआ है, तो उसे तो तुम पता कर सकते हो कि कितना कि तुमको गेन हुआ या लॉस, और कितना गेन या लॉस हुआ। अगर फ्यूचर 10% से राइज हो रहा है और तुम्हारा पोजीशन लॉन्ग पोजीशन है तो तुमको गेन होगा। तो ये तो पता चलेगा कि तुम्हारे को गेन होगा, क्योंकि क्वेश्चन 2 में बोल दिया है कि फ्यूचर इतना से राइज हो रहा है, तुमको पता है कि पोजीशन कौन सा है, लेकिन कितना गेन हुआ वो कैसे निकालोगे? ईजी है ना भाई। फ्यूचर का जो भी जितना का भी कॉन्ट्रैक्ट है वो ले लो, फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू कैसे निकालते हैं? बहुत ईजी है ना। एक फ्यूचर कितना का है उसको मल्टीप्लाई कर दो कि एक लॉट में कितना फ्यूचर है, उसको मल्टीप्लाई करो कितना लॉट है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो पता चलेगा तुम कितना का फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट किया है। उसको मल्टीप्लाई कर दो कि फ्यूचर में कितना गेन या लॉस आया है, तो पता चल जाएगा कि कितना गेन या लॉस हुआ है। अगर 10 करोड़ का तुम्हारा फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है और फ्यूचर राइज हो रहा है 2% से, तो 10 करोड़ इंटू 2% 20 लाख का तुम्हारे पास गेन हो गया। ईजी ईजी। लेकिन अगर क्वेश्चन में तुमको ये भी नहीं दिया हुआ है कि फ्यूचर में कितना गेन या कितना जो फ्यूचर है वो राइज कितना हो रहा है या लॉस फॉल कितना हो रहा है, ये तुमको नहीं बोला हुआ है। तुमको क्वेश्चन में फ्यूचर का मैच्योरिटी के बारे में कुछ बोला ही नहीं, ना मैच्योरिटी की बात किया या फिर कितना राइज या फॉल हुआ, कुछ नहीं बोला। लेकिन क्वेश्चन में तुमको क्या बोले हुए हैं कि मार्केट का राइज या फॉल दिया हुआ है, फ्यूचर का राइज या फॉल नहीं दिया हुआ है, मार्केट का अथी दिया हुआ है, क्या उसको कहते हैं, राइज या फॉल। अभी तुमको डिफरेंस बताए थे ना फ्यूचर और शेयर्स का। शेयर कैश मार्केट है, फ्यूचर डेरिवेटिव मार्केट है। तो तुमको फ्यूचर का राइज फॉल नहीं दिया हुआ है, तुमको डेरिवेटिव का राइज फॉल नहीं दिया हुआ है, तुमको कैश मार्केट का राइज फॉल दिया हुआ है। तो क्या करोगे फिर? तब कैसे निकालोगे गेन या लॉस ऑन फ्यूचर? ये तो बात क्लियर है कि फ्यूचर का मार्केट अलग होता है और कैश मार्केट अलग है। तो डेरिवेटिव मार्केट अलग है और कैश मार्केट अलग है। तो तुम सीधा ही नहीं बोलोगे कि मार्केट अगर 10% से बढ़ रहा है तो तुम्हारा फ्यूचर भी 10% से बढ़ेगा। ये तुम्हारे दिमाग में एक बाइक नहीं आना चाहिए। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कुछ भी कि फ्यूचर कितना से बढ़ रहा है या डेरिवेटिव मार्केट जो भी कितना से बढ़ रहा है, तब तुमको अज्यूम करना होगा कि जितना से मार्केट बढ़ा है ना, कैश मार्केट, शेयर मार्केट जितना से बढ़ा है उतना ही से फ्यूचर मार्केट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा उसका भी एक लॉजिक है। फ्यूचर का जो मार्केट है, जो फ्यूचर मार्केट है वो कौन, फ्यूचर मार्केट क्या है? डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव कोई अंडरलाइंग एसेट पे काम करता है। तो अभी इक्विटी का डेरिवेटिव था, जो फ्यूचर था इक्विटी फ्यूचर था, कौन सा एसेट पे, कौन सा अंडरलाइंग एसेट है? इक्विटी पे। तो इक्विटी पे तो मार्केट, इक्विटी ही तो तुम्हारा कैश मार्केट है। तो कैश मार्केट जितना से ऊपर या नीचे जाएगा उतना से फ्यूचर ऊपर या नीचे जाएगा। अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू पे तो डेरिवेटिव मार्केट का वैल्यू डिपेंड करता है ना। करेक्ट बात है, करेक्ट। तो अगर क्वेश्चन में तुमको ना ही तुमको मेच्योरिटी प्राइस दिया हुआ है और ना ही बोला मेच्योरिटी प्राइस फ्यूचर का दिया हुआ है और ना ही तुमको फ्यूचर का राइज या फॉल दिया हुआ है, लेकिन तुमको दिया हुआ है क्या? मार्केट का राइज फॉल। तो जितना मार्केट का राइज फॉल होगा उतना ही तुम्हारा फ्यूचर का भी राइज फॉल होगा। ठीक है, हम मार्केट का बात कर रहे हैं, शेयर मार्केट का। हम पोर्टफोलियो का राइज फॉल का बात नहीं कर रहे हैं कि पोर्टफोलियो में इतना राइज हुआ तो उतना ही मार्केट का फॉल राइज हो गया होगा। नहीं भाई, पोर्टफोलियो और मार्केट के बीच में रिलेशन लाने के लिए बीटा लाना पड़ता है। मार्केट अगर 10% से बढ़ा तो हो सकता है पोर्टफोलियो 5% से बढ़ा हो या 50% से बढ़ गया हो। तो पोर्टफोलियो का बात अलग है। तो वो मार्केट का बात दिया हुआ है कि मार्केट इतना से बढ़ रहा है। तो अगर मार्केट इतना से बढ़ रहा है तो वही तुम्हारा उतना ही फ्यूचर भी उतना ही बढ़ेगा। और जब तुमको पता चल जाएगा कि फ्यूचर इतना % से राइज हुआ या फॉल हुआ है, तो वैसे तुम पहला वाला कॉन्सेप्ट जो भी तुमको बताया था कि जितना का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसको राइज या फॉल इन फ्यूचर से निकाल सकते हो कि कितना गेन या लॉस हुआ है। ईजी है। तो पहले भी क्या पढ़े थे? कोटेड प्राइस और मैच्योरिटी प्राइस को कंपेयर करो। अगर वो दोनों नहीं दिया होगा तो तुमको दिया होगा राइज फॉल इन फ्यूचर। अगर राइज फॉल इन फ्यूचर नहीं दिया होगा तो राइज फॉल इन मार्केट दिया होगा। तो राइज फॉल इन मार्केट ही तुम्हारा राइज फॉल इन फ्यूचर होगा, उस हिसाब से आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में तुमको राइज फॉल इन मार्केट दिया ही हुआ नहीं है, तब कैसे निकालोगे? ना राइज फॉल इन मार्केट दिया है, ना राइज फॉल इन फ्यूचर दिया है, ना कोटेड प्राइस और मैच्योरिटी प्राइस दिया है, तब कैसे निकालोगे? तब निकालने का एक लास्ट फॉर्मूला आता है। क्या? तुमको राइज फॉल इन मार्केट निकालना होगा, दिया हुआ नहीं रहेगा, तुमको निकालना होगा। कैसे निकालोगे? उसके लिए दिया होगा क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ रहेगा? तुमको बीटा ऑफ शेयर पोर्टफोलियो दिया होगा और राइज या फॉल इन परसेंटेज ऑफ शेयर पोर्टफोलियो दिया हुआ रहेगा। मतलब बताते हैं पोर्टफोलियो से मार्केट का क्या रिलेशन, अभी बताया था ना, मार्केट और पोर्टफोलियो के बीच में बीटा है। तो अगर हमको पता करना है कि शेयर पोर्टफोलियो में कितना राइज या फॉल होगा, उसके लिए क्या करते थे? मार्केट का अमाउंट, मार्केट में जितना राइज फॉल हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर दो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो से, तो पता चल जाएगा तुम्हारा शेयर पोर्टफोलियो में कितना ऊपर नीचे हुआ है। करेक्ट। तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तुम्हारा कि बीटा कितना पोर्टफोलियो का और शेयर पोर्टफोलियो में राइज या फॉल कितना हुआ है, तब तुम ये तो निकाल सकते हो ना कि तुम्हारा मार्केट में कितना ऊपर नीचे हुआ है। मार्केट राइज फॉल इंटू बीटा इज इक्वल टू राइज फॉल ऑफ क्या? शेयर पोर्टफोलियो। तो अगर राइज फॉल इन मार्केट नहीं दिया हुआ है
तो बीटा और शेयर पोर्टफोलियो के राइज फॉल को यूज़ करके तुम मार्केट का ही निकाल सकता है राइज फॉल, और जब मार्केट का राइज फॉल आ जाएगा तो वही राइज फॉल तुम्हारा फ्यूचर का होगा, और जो राइज फॉल फ्यूचर का होगा उस हिसाब से तुम वैल्यू निकाल सकते हो कि कितना गेन या कितना लॉस हुआ है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा पोजीशन तुम्हारा है। करेक्ट। तो ये एक लूप में चलता है। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में कोटेड प्राइस और मैच्योरिटी प्राइस दिया हुआ है तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, ऐसे निकाल दो। अगर कोटेड प्राइस और मैच्योरिटी प्राइस नहीं दिया हुआ है तो राइज या फॉल परसेंटेज इन फ्यूचर दिया होगा। अगर राइज फॉल इन परसेंटेज इन फ्यूचर नहीं दिया हुआ तो राइज फॉल इन मार्केट दिया होगा, तो मार्केट वाला को फ्यूचर मान लेंगे। अगर क्वेश्चन में राइज फॉल इन मार्केट नहीं दिया होगा तो तुमको बीटा ऑफ पोर्टफोलियो और शेयर पोर्टफोलियो का राइज फॉल दिया होगा। तो ऐसे करके पूरा का पूरा बन जाता है। ईजी, वेरी ईजी। लास्ट कैसी बात ही बताते हैं जो भी हम जस्ट बताएं कि अगर तुमको राइज फॉल इन मार्केट नहीं दिया हो तो कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो और शेयर पोर्टफोलियो यूज करके। तो इक्वेशन क्या बनता है निकालने के लिए, इसका क्या उसको कहते हैं, मार्केट राइज या फॉल इन मार्केट का राइज फॉल इन मार्केट इंटू बीटा इज इक्वल टू राइज फॉल इन शेयर पोर्टफोलियो था। तो हमको फ्यूचर ये मार्केट का राइज फॉल निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ इंटू था, बीटा को उधर ले जाओ डिवाइड में, तो क्या बनेगा, राइज फॉल इन मार्केट इज इक्वल टू राइज फॉल इन शेयर डिवाइडेड बाई बीटा। आंसर आ गया। तो यही चीज़ था। तो अभी जितना 3 मेथड बताए हैं डिपेंडिंग ऑन फैक्ट्स गिवन इन क्वेश्चन, वैसे निकल जाएगा गेन या लॉस कितना हो रहा है तुमको फ्यूचर पे। तो गेन लॉस इन फ्यूचर तुमको निकल गया, गेन लॉस ऑन शेयर तुम निकाले हुए थे। तो शेयर पे हो सकता है 10 रुपये का गेन हो, फ्यूचर पे हो सकता है 5 रुपये का लॉस हो, तो तुम्हारे पास क्या आएगा, नेट गेन। ईजी आंसर, डन विदाउट एनी इशू। करेक्ट। सो यही कॉन्सेप्ट अभी हम लोग, अब ये हम तुमको पूरा समझा दिए एक तरीके से समरी के तरीके से, ठीक है। अब सर इसको क्वेश्चन में कैसे बनाना है उसके लिए सर स्टेप्स दिए हुए हैं, अब हम लोग वो पढ़ेंगे, लेकिन इस लेक्चर में नहीं, इसके सामने वाले लेक्चर में जो भी हम बोले हैं सब हम पूरा तुमको ओवरव्यू दे दिए हैं। अब कैसे बनेगा सिर्फ वो है, उस पर सिर्फ क्वेश्चन है। ईजी। ओके।